बोल रही हैं, मॉर्निंग के, इवनिंग के? सर की वो आ रही कि हाँ तो लाइट चली गई है, उसका वाईफाई नहीं चल रहा। ओके, ठीक हो गया। तो आप मौजूद हैं, वकार जो है वो वैसे ही जो है वो क्लास में तो होता नहीं है, कभी कभी ही है। आया था मेरे ख्याल में, फिर लेफ्ट कर गया। एंड वेयर इज द मॉर्निंग जी आर? हुमा मौजूद है यहाँ? हुमा भी लेफ्ट कर गई है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो हुमा नहीं है? सर वकार भी मौजूद है क्लास में। तो वकार बोलता नहीं है, वो भी क्लास में मेरे ख्याल में करके तो वो चला गया होगा। जिस तरह से ये अगर हम देखें तो वो ये मौजूद होंगे इनमें। सो जस्ट लेट मी हैव अ लुक एट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें लिस्ट में वकार, आर यू लिसनिंग मी? सर आई थिंक वकार का माइक इशू है। सर वो मैसेज कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। उसके बाद हमारे कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनमें एक तो इंट्रोडक्शन है प्रैग्मेटिक्स का। प्रैग्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन है। सो हम उसको वैसे जनरल भी कर सकते हैं, और उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रैग्मेटिक्स का, वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। मैंने आपको जो शेयर किया था ना अभी जैसा जोड़ा है, उसी के अंदर जो है वो प्रैग्मेटिक्स का एक बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और जो इससे पहले आप लोगों के पास मौजूद थे सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स वाले चैप्टर, उसमें भी है। अभी जो आपने ये किया हुआ है इसी में देखें, इसी में प्रैग्मेटिक्स का जो है वो होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसी को भी जो है वो पढ़े। Yes, who is going to read? Students, who is going to read? पेज नंबर 250 है। पेज यस नंबर सर। पेज नंबर 250 है। यस सर, मिल गया। मिल गया? चलें, ये है तो सिंपल सा ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है ना वो रिलीफ मिल जाएगा। आप लोग इसकी करें ज़रा रीडिंग, लाउड रीडिंग करें कोई? सर मैं करूँ? करें जी जी बिल्कुल। Pragmatics is the study of various aspects of language use. It deals with the ways in which language users use and interpret words and utterances in particular situation. Words and utterances here means lexemes and sentences used in particular situation, and by situation we mean linguistics and physical context. ओके, अभी मैंने आपको कहा बताया था कि आपका जो अटरेंस है वो अटरेंस कब होता है। एक तो सेंटेंस है, सेंटेंस सिंपल आपका एक यूँ कह लें कि एक स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये आपका सेंटेंस कहलाता है। बट व्हेन वन सेंटेंस इज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्पीकर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन या इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, देन इट बिकम्स अटरेंस। अब जब वो एक स्पीकर पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए, इंटेंडेड मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए उस सेंटेंस को यूज करता है, तो वो अटरेंस होता है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज करता है उसी की स्टडी को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। इसी को हम प्रैग्मेटिक्स जो है वो कहते हैं। तो जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक आपका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है और एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आपका जो है वो क्या होता है कि आपने जो वर्ड्स यूज किए, ओके, फॉर एग्जांपल आप एक वर्ड पे फोकस करते हैं, अब उस वर्ड्स के जो अतराफ में इधर उधर वर्ड्स मौजूद हैं वो उसका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरह से एक सेंटेंस है, आपने जो है वो कई सेंटेंसेस बोले, अब उस आप एक बात हो रही है ना, एक डिस्कोर्स है,
अब आप जब जो इंटरेक्शन होता है आपकी जो है वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, आपकी डिस्कोर्स है, आप उस डिस्कोर्स में एक सेंटेंस बोलते हैं। तो अब जिस आप जो बात हो रही है, इधर पहले भी कुछ सेंटेंस बोले गए हैं, बाद में भी बोले जाएंगे, तो वो उसका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है, वो उसका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। गॉट इट? इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं किसी नॉवल का, उस चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ आप लेते हैं, अब आप ये देखते हैं कि उस पैराग्राफ से पहले क्या है, उस पैराग्राफ के बाद में जो है वो क्या है, तो दैट इज इट्स अ लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। और आपका Yes, जो sir. ठीक है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आपका उसके अंदर जो है वो आपका फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर वर्ड लिखा हुआ है बैंक, ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर। अब जो बैंक है BAN के बैंक, अब इसके जो है वो दो मीनिंग हो सकते हैं ना, कि एक तो वो आपकी जो है वो उससे मुराद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप रकम का लेन देन करते हैं, जमा करवाते हैं, विदड्रॉ करवाते हैं, और दूसरा बैंक दैट कैन बी द बैंक ऑफ द रिवर। अब कैसे पता चलेगा कि आप बैंक से क्या मुराद है, ये बैंक रिवर का बैंक है कि दूसरा बैंक है? आप एक बिल्डिंग के ऊपर जो है वो लिखा हुआ देखते हैं बैंक। अब ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसने आपको बता दिया कि यहाँ पे बैंक का मतलब जो है वो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये रिवर वगैरह का बैंक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्डिंग तो नहीं हो सकती ना वो। तो ये एक फिजिकल जो है वो कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरह से आपका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। आप फॉर एग्जांपल एक फिक्रा जो है वो लिखा हुआ है, आप देखते हैं कि लिखने वाले ने या जो स्पीकर है वो कहता है कि जो है वो आई एम गोइंग टू द बैंक टू एंजॉय फिशिंग, आई एम गोइंग टू द बैंक टू एंजॉय फिशिंग। अब ये लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे बैंक से क्या मुराद है। अगर वो सिंपल कह दे आई एम गोइंग टू द बैंक, ओके, आप फोन करते हैं दोस्त को कि भी क्या कर रहे हो, कहते हैं यार आई एम गोइंग टू द बैंक, नाउ इट्स नॉट क्लियर टू विच बैंक, आइदर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वो जा रहा है या रिवर के बैंक जा रहा है। लेकिन अगर ये जो है वो ये लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट अगर वो ये दे दे कि आई एम गोइंग टू द बैंक जो है वो टू एंजॉय फिशिंग, अब ये लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट उसने दे दिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस बैंक की बात कर रहा है, क्योंकि फिशिंग है तो जाहिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो सकता, वो तो कोई दरिया का किनारा हो सकता है, बैंक हो सकता है जहाँ पे वो करेगा। और अगर वो कहता है कि आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट सम मनी, तो ऑटोमेटिकली ये लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट उसने दे दिया कि वो किस बैंक की बात कर रहा है। तो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है जो वर्ड्स की सूरत में आपकी रहनुमाई करता है कि आपकी एम्बिगुइटी ना हो, और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है जो कि इन द फॉर्म ऑफ इस तरह से एक बिल्डिंग है, ये है, वो फिजिकल आपका जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। Yes, sir. जी सर आगे रीड करूं? जी जी Pragmatics is the study of how context affects meaning, such as how sentences are interpreted in certain situations or the interpretations of linguistics meaning in context. Linguistics context is discourse that precedes a sentence to be interpreted, and situational context is knowledge about the world. Pragmatics अब is अब the यहाँ पे study भी of ओके एक मिनट, यहाँ पे भी ये डेफिनेशन मौजूद है कि आपका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट वो डिस्कोर्स है, वो गुफ्तगू है, वो इंटरएक्शन है, वो कम्युनिकेशन है, ठीक है, दैट प्रीसीड्स अ सेंटेंस टू बी इंटरप्रेटेड, कि जो आपकी हेल्प करता है कि आप सेंटेंस को इंटरप्रेट करें कि ये यहाँ पे इसका Yes, क्या sir. मतलब है, ठीक है। एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि आपका एज ए होल आपका जो नॉलेज है कि आप सिचुएशन से परसीव करते हैं कि यहाँ पे जो है वो इसका मतलब ये हो सकता है, ये आपका सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है। Yes, sir. Pragmatics is not easy to separate from semantics, and it is to some extent an arbitrary. एक मिनट आपने थोड़ा जी, pragmatics is the study of how to do with words, how to do Yes, sir. things with words, और perhaps how people do things with words, okay। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जो आपका pragmatics है, that in fact is the study of the speaker meaning, that is also the study of invisible meaning भी कहा जाता है, जैसे जॉर्ज ह्यूल इसको कहता है इनविजिबल मीनिंग। क्यों? क्योंकि इनविजिबल मीनिंग किस वजह से है कि सम टाइम आप वो कहते नहीं जो आपका मतलब होता है। अगेन वही अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, इट इज वेरी हॉट साइड आउटसाइड, आपने ये नहीं कहा कि मुझे पानी चाहिए ठंडा, आपने ये नहीं कहा कि टर्न द फैन ऑन, आपने ये नहीं कहा कि प्लीज जो है वो ओपन द विंडो और डोर, ओके। अब आपने, लेकिन मीनिंग आपका वो है, तो अनसेड से आप जो है वो उससे जो है वो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो ये इनविजिबल मीनिंग होती हैं, ये कॉन्टेक्स्ट से डिराइव किए जाते हैं। यस Yes, sir. Pragmatics is not easy to separate from semantics, and it is to some extent an arbitrary decision.
where we draw the line between them. The central corners of the two, however, stand out fairly clearly. While semantics primarily examines the cognitive meanings of lexemes and sentences, pragmatics primarily examines what the Examines, speaker that is examines. Yes, sir. Examines what a speaker means by the lexemes means words and sentences means utterances used in particular situation. That is, it is a study of intended speaker meaning. मतलब अगर हम लाइन ऑफ डिफरेंस दोनों में करना चाहें कि प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स क्या है, तो अगेन मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, ये पहले भी मैंने बता दिया कि जो आपके जो सिमेंटिक्स है ये जस्ट जो है वो उसके जो वर्ड्स के मीनिंग हैं, जिसको हम कॉग्निटिव मीनिंग भी कह लें, आप उसको उसके डेनोटेटिव मीनिंग भी कह लें, लॉजिकल मीनिंग कह लें, तो उनकी जो स्टडी है लेक्सिम्स की, वर्ड्स की, फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की, ये जो लॉजिकल मीनिंग की स्टडी है ये सिमेंटिक्स है। और जो आपके वर्ड्स या लेक्सिम्स के जो मीनिंग्स जो है वो अटेंसेस हैं या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की स्टडी है वो प्रैग्मेटिक्स है। यस सर। ओके, उसके बाद आप बस ये मतलब इंट्रोडक्शन में तो यही इसका यही है। ओके, उसके बाद आपकी आउटलाइन पे मैं देखता हूँ, इंट्रोडक्शन है, फिर है स्पीच एक्ट थ्योरी। स्पीच एक्ट थ्योरी है, देन फेलिसिटी कंडीशंस है, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है, द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स है, रेलिवेंस है, पोलाइटनेस है और डेक्सिस है। ये अलग से होगा, पोलाइटनेस वैसे अलग से है और डेक्सिस अलग से। ओके, अभी हम देखते हैं इसको फिर स्पीच सर डेक्सिस के बारे में भी इस नोट्स में है। हाँ जी, इसमें लेकिन वो मैं वहाँ से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वहाँ से डेक्सिस का हम वहाँ से पढ़ेंगे, जो आप लोगों के पास अभी बुक शेयर की थी ना, ENG 508, ठीक है ना, तो वहाँ से पढ़ेंगे। उस बुक को ओपन करें। ओके सर। सो आप उस बुक को ओपन करें जो ENG 508 है। सर कर ली। ओके, इसमें आप पेज नंबर 114 बल्कि सॉरी पेज नंबर है 56 59, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59। यस सर। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अब हम इसमें से डिस्कस करेंगे कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, ठीक है, कि कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर क्या होता है। सिंपल पहले तो देखिए कि इम्प्लीकेचर क्या होता है। अब इसका बहुत ही ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट है। इम्प्लीकेट होता है, इम्प्लीकेचर इम्प्लीकेट से है। इम्प्लीकेट होता है कि जब आप कोई चीज़ डायरेक्टली, ओपनली, एक्सप्लिसिटली बयान नहीं करते, बल्कि उसको आप हिडन वे में स्टेट करते हैं, बयान करते हैं, तो ये इम्प्लीकेट होता है। तो इम्प्लीकेचर आपका ऐसा सेंटेंस है, ऐसा अटरेंस है जिसमें आप किसी चीज़ को डायरेक्टली, ओपनली नहीं बयान करते, बल्कि आप उसको थोड़ा सा हिडन वे में बयान करते हैं, तो ये आपका इम्प्लीकेचर होता है। जब आप नहीं बोल रहे ना तो आपने, तो तब आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर लिया करें। सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला। अब देखें इम्प्लीकेचर, यहाँ पे हम इसकी पहले जो है वो डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। द टर्म इम्प्लीकेचर
accounts for what a speaker can imply, suggest or mean as distinct from what the speaker literally says. तो जो ग्राइस है, जो लिंग्विस्ट है, वो उसको इस तरह से डिफाइन करता है कि इम्प्लीकेचर का मतलब ये है कि एक स्पीकर किसी बात को इम्प्लाई करता है। इम्प्लाई का मतलब भी होता है कि वो उसको हिडन वे में बयान करता है, सजेस्ट करता है, उसका मतलब ये होता है, उसको वो वाज़े तौर पे ओपनली बयान नहीं करता। इम्प्लीकेचर एनी मीनिंग कन्वेड इनडायरेक्टली और थ्रू हिंट्स। और ज्यादा मतलब क्लियर है कि इम्प्लीकेचर क्या है, जब आप किसी बात को, किसी मीनिंग को आप डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली करते हैं, ओपनली नहीं बल्कि थ्रू हिंट्स आप एक्सप्रेस करते हैं, एंड अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली विदाउट एवर बीइंग एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ठीक है। और आप एंड अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली विदाउट एवर बीइंग एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है जो चीज हिडन होती है, एक्सप्लिसिट होता है जो चीज जो है वो ओपन होती है। एंड अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली, और उस चीज को ऐसे ही हिडन वे में अंडरस्टैंड किया जाता है, आप उसको एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं करते, बयान नहीं करते, ओपनली बयान नहीं करते, इनडायरेक्टली बयान जो है वो करते हैं, और उसी तरह से हिडन वे में उसको अंडरस्टैंड कर लिया जाता है। इट कवर्स द फैमिली ऑफ वर्ब्स such as imply, suggest, mean, which refer to the meaning of an utterance as understood in a given context. तो इम्प्लीकेचर के लिए डिफरेंट वर्ब्स हम लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कोई ऐसा सेंटेंस जो इम्प्लाई करे, कोई ऐसा अटरेंस जो सजेस्ट करे, कोई ऐसा अटरेंस जो मीन करे, ठीक है, कि जिसमें गिवन कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, तो वो आपका इम्प्लीकेचर है। इज इट क्लियर? अब इम्प्लीकेचर की टर्म किसने यूज की? इम्प्लीकेचर मतलब जरूरी नहीं कि आपने इसको जो है सबको वैसे डेटा लगाना है, जस्ट कीप इन माइंड जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री है उसकी। इम्प्लीकेचर और नॉलोजी। नॉलोजी क्या होता है? नॉलोजिज्म। नॉलोजिज्म से है, नॉलोजिज्म होता है कि जिसमें जो है वो आप न्यू वर्ड्स कॉइन कर लेते हैं, तो किसी चीज के लिए एक वर्ड मौजूद नहीं है, आप न्यू वर्ड्स कॉइन कर लेते हैं, ये नॉलेजिज्म है। तो उसी से है नॉलेजी। इम्प्लीकेचर ये नॉलेजी है, यानी दिस वर्ड जो है वो दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय पॉल ग्राइस, ये लिंग्विस्ट ने यूज किया था। ये ब्रिटिश लैंग्वेज फिलोसोफर था हु मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्रैग्मेटिक्स। तो ही इज इन फैक्ट जो है वो फेमस फॉर हिज रिसर्चेस इन pragmatics field में. His most influential work relates to his analysis of speaker meaning and his account of conversational implicature. The fact that what we literally say and what we clearly mean often differ in intuitively obvious but difficult to describe or explain systematically. So leave it. उसके बाद आप चाहे वो आ जाए कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर पे। अब कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर क्या होता है कि जब आप अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी इंटरेक्शन में, अपनी कम्युनिकेशन में इस तरह से ट्रेंसेस को और सेंटेंसेस को यूज करते हैं कि आप ओपनली किसी चीज को स्टेट नहीं करते बल्कि आप सजेस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर. Conversational implicature is implied by the speaker in making an utterance. एक स्पीकर अपने utterance को जो है वो बोलते हुए जब वो उस चीजों को इम्प्लाई करता है, सजेस्ट करता है, ओपनली एक्सप्लिसिटली बयान नहीं करता, तो ये कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है. इट इज पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द utterance. कंटेंट, अब कंटेंट क्या है? मीनिंग, इंटेंशन, स्पीकर की जो इंटेंशन है, स्पीकर के जो मीनिंग है. इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट अटरेंस कंटेंट, कि इसमें आप कंटेंट को ओपनली बयान नहीं करते. एंड इट इज नॉट एनकोडेड बाय द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ व्हाट हैज बीन अटर्ड. ओके, तो लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या होती है? जिसको आप लॉजिकल मीनिंग कहते हैं, जो एपरेंट मीनिंग होती है, लिंग्विस्टिक मीनिंग है. तो ये लिंग्विस्टिक मीनिंग इनको एक्सप्रेस नहीं करते. क्यों? क्योंकि इसको तो आप स्टेट ही नहीं करते, आप तो इसको हिडन वे में करते हैं. तो इस वजह से लिंग्विस्टिक मीनिंग के थ्रू से आप नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, एक जो वो सेंटेंस है कि सारा, मतलब जब एक कैरेक्टर है वो दूसरे से कहता है विल यू ईट सम ऑफ दिस चॉकलेट केक. अब दो अनदर कैरेक्टर है, दैट कैन बी एनी, फॉर एग्जांपल आमना, शी सेज आई एम ऑन अ डाइट. विल यू ईट सम ऑफ दिस चॉकलेट केक? शी सेज आई एम ऑन अ डाइट. अब हालांकि उसने सवाल पूछा है कुछ, जवाब है कुछ, बज़ाहिर लगता है सवाल और जवाब में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे है ना, बज़ाहिर लगता है देयर इज नथिंग जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर. लेकिन इन फैक्ट अगर हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है
कन्वर्सेशन, अगर हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है, सिचुएशनल नॉलेज हमारे पास मौजूद है, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि जो है वो आमना ने क्या कहा है, वो केक खाएगी कि या नहीं खाएगी। हालांकि उसे कहना चाहिए था, जब उसे पूछा गया था कि क्या तुम ये चॉकलेट केक खाओगी, उसे कहना चाहिए था यस, या उसे कह देना सिंपल कि जो है वो नो, लेकिन वो कहती है कि आई एम ऑन डाइट। अब यहाँ पे जो लिसनर है, वो लिसनर का बैकग्राउंड नॉलेज ये कहता है कि वो कहती है कि आई एम ऑन डाइट, इट मीन्स द पर्सन हु इज ऑन डाइट, तो जनरली वो अवॉइड करता है हैविंग सच टाइप ऑफ थिंग्स लाइक चॉकलेट्स एंड क्रीम एंड फैट्स और शुगर, इन चीजों से करता है। और क्योंकि जो केक है दैट इज मेड ऑफ चॉकलेट एंड इट ऑफ कोर्स जो है वो मे कंटेन सम जो है वो फैट एंड कंटेन्स जो है वो शुगर एंड सो, तो इसका मतलब है ये जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर द पर्सन हु इज ऑलरेडी ऑन डाइट। तो जो पहले ही डाइटिंग कर रहा है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं है। अब ये सोशल नॉलेज है, तो आप खुद ही जो है वो कहते हैं क्योंकि चूंकि ये डाइट पे है तो इट मींस आमना इज नॉट गोइंग टू हैव और गोइंग टू ईट दिस केक, तो वो ये केक नहीं लेगी। अब इसका मतलब है कि कहा उसने ये है कि आई एम ऑन डाइट, इन सब उसने ये कहा है कि नो। अब उसने ओपनली नहीं कहा नो, तो ये आपका इम्प्लीकेचर है, ये कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है। Amna asserts that she is on a diet and implicates that she will not eat cake. She will not eat cake. यहाँ पे cake है, eat भी साथ लगाना चाहिए था. She will not eat cake. Conversational implicature is a subset of the implications of an utterance. तो complication आपका जो conversational implicature है ये क्या है? ये subset है. किस चीज का subset है? Of the implications of an utterance. कि आपका एक अटरेंस है, उस अटरेंस की डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, उसके डिफरेंट सजेशन हो सकते हैं, उसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर इज सबसेट ऑफ दैट, उसका एक सबसेट है, नेमली दोस दैट आर पार्ट ऑफ अटरेंस कंटेंट। आप यूं कह लें कि एक अटरेंस है, उस अटरेंस का जो कंटेंट है, जो मीनिंग है, जो इंटेंशन है, ठीक है, जो स्पीकर कहना चाहता है, तो कन्वर्सेशनल जो इम्प्लीकेचर है उसका एक सबसेट है कि वो उसके थ्रू से डिफरेंट मीनिंग दे सकता है। तो कन्वर्सेशनल जो है वो इम्प्लीकेचर इज अ सबसेट ऑफ दैट। नहीं भी ये आप करते तो एग्जांपल तक इट इज क्लियर कि व्हाट इज कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, आगे आज वो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है। इम्प्लीकेचर की एक टाइप कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है, एक साथ ही वो आपका है जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर का सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ऐसा इम्प्लीकेचर जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो वो बैकग्राउंड नॉलेज की या सिचुएशनल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो वो जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है। देखिए ऊपर वाली हमने जो एग्जांपल देखी थी, उसने पूछा था कि क्या आप केक खाएंगी, उसने कहा था आई एम ऑन डाइट। अब इसके लिए आप लिसनर का थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है कि वो ऑन डाइट पे है, तो डाइट का केक से मतलब उसका क्या ताल्लुक है मेरे जवाब के साथ। तो फिर वही जैसे मैंने एनालिसिस किया, तो चूंकि वो डाइट पे है, इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स है जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो ये इसके लिए आपके पास ये सिचुएशनल नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन जो जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है, जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन में नो स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटरेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक द नेसेसरी इन्फ्रेंसेस। तो चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज हो कॉन्टेक्स्ट का, ये जरूरी नहीं है। बस ये करके उसके बाद डायरेक्ट आप एग्जांपल पे आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है। कौन सी एग्जांपल है? जॉन वॉक्ड इनटू अ हाउस yesterday and saw a tortoise. John walked into a house yesterday and saw a tortoise. अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है, अब इसका मतलब क्या है? ये एक्सप्रेशन, ये अटरेंस इस चीज को जो है वो इम्प्लीकेट करता है दैट द हाउस इज नॉट द जॉन्स हाउस, कि ये जॉन का अपना घर नहीं है। ठीक है, जॉन का अपना घर नहीं। क्यों? क्योंकि जॉन कहता है, अगर जॉन ने ये कहा कि मैं जो है वो मैंने जो है वो मैं घर में दाखिल हुआ और मैंने वहां पे जो है वो टॉर्टस देखा, तो इसका मतलब है कि वो कोई पहली दफा तो अपना घर होता तो कोई पहली दफा तो ना देख रहा होता वो टॉर्टस, ना ही उसके लिए जो है वो कोई चीज नहीं होती है। तो अब चूंकि वो ये कह रहा है, तो इससे ये हमें जाहिर हो रहा है कि जो वो ये जो है वो बयान कर रहा है, तो इट इज नॉट हिज हाउस,
तो ये उसका हाउस नहीं है, बल्कि वो किसी के घर में गया है। तो ही इज जो है वो नरेटिंग कि जो है वो व्हेन ही एंटर्ड दैट वेरी हाउस, सो देयर ही सॉ अ टॉर्टोइज। तो इट इंडिकेट्स दैट द हाउस अबाउट विच जॉन इज टॉकिंग अबाउट, तो वो घर जिसके बारे में जॉन बात कर रहा है, तो दैट इज नॉट हिज ओन हाउस, रादर जो है वो द हाउस इज बिलोंग्स टू समवन एल्स। तो ये जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इंप्लीकेटर है जिसमें आपको स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, sir. इसी तरह से एक है स्केलर इंप्लीकेचर। स्केलर इंप्लीकेचर इज अ क्वांटिटी इंप्लीकेचर। स्केल जो किसी चीज की क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है ना, स्केल है। जैसे आप कहते हैं कोई चीज कम, ज्यादा, बहुत कम, ये आपका स्केल है। मच, मोर, ठीक है, लेस, टू मच, ये एक स्केल है। Scalar implicature is a quantity implicature based on the use of an informationally weak term in an implicational scale। बस इसकी आप ये करेंगे कि आप जो स्केलर इम्प्लीकेचर है उसमें आप क्या करते हैं, आप ऐसी वीक टर्म यूज करते हैं जिससे पता चल जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्या कहना जो है वो चाहते हैं, इससे जो है वो पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, या आप कहते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। अब आपकी जो है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, इन दोनों में से वीक टर्म कौन सी है? सम वीक टर्म है कि मोस्ट वीक टर्म है? Some. जी, Some. सम वीक है, क्योंकि सम थोड़े को शो करती है एज कंपेयर टू मोस्ट। अगर हम कहते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमस, ओके, अब इसका मतलब है कि कहने वाले ने ये स्केलर इंप्लीकेचर यूज किया है जिसमें उसने सारे लोगों को शामिल नहीं किया, सारे लोगों को शामिल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर हैं, आप क्या जब वो क्लास में प्रिंसिपल साहब आते हैं और अब आपसे पूछते हैं कि आप ओपिनियन दें आपकी क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं, रेगुलरिटी के बारे में, वो हार्ड वर्किंग हैं या नहीं है, इंटेलिजेंस के बारे में एंड सो ऑन, और आप कहते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। अब आपने ये नहीं कहा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है, या आपने ये नहीं कहा ऑल द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड सो, तो आपने कहा है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर जो है वो हार्ड वर्किंग। आपने यहाँ पे इम्प्लीकेचर यूज किया है कि सारे हार्ड वर्किंग नहीं है, हाँ इनमें से कुछ जो है वो हार्ड वर्किंग मौजूद हैं, तो इट इज कॉल्ड स्केलर इम्प्लीकेचर। सिंपल, बस आपने इसको यहाँ तक करना है। अब ये इम्प्लीकेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इम्प्लीकेचर आपका क्या है? एक ऐसा अटरेंस जिसमें आप किसी चीज को एक्सप्लिसिटली, डायरेक्टली या ओपनली नहीं बयान करते, बल्कि उसको आप इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली और हिडन वे में बयान करते हैं, ये आपका इम्प्लीकेचर है। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर जो है वो क्या है? सिंपली एक स्पीकर कोई भी अटरेंस जो है वो करता है और जिसमें वो कोई चीज इंप्लाई करके बयान करता है, ये आपका कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है। और इसमें जनरली हमें उसके अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर ऐसा इम्प्लीकेचर है, ये भी मतलब कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर ही है, लेकिन इसमें चूंकि स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं होती कॉन्टेक्स्ट की, इस वजह से इसको जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर कहते हैं। स्केलर इम्प्लीकेचर आपका वो इम्प्लीकेचर है जिसमें आप कोई जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वीक टर्म यूज करते हैं और उस वीक टर्म के अंदर आपने हिडन वे में एक चीज जो है वो बयान की होती है, आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि सारे उसमें नहीं है, बल्कि आप कुछ चीजों को इंक्लूड करते हैं, कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं। जब आप कहते हैं कि सम, तो आपने कुछ इंक्लूड किए हैं, कुछ एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो ये आपके स्केलर जो है वो इम्प्लीकेचर है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बच्चों? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ओके, आज आप लोगों की टाइमिंग क्या है भला, कब से कब तक है आप लोगों के लेक्चर्स? सर 2:45 तक था। ओके, 1:15 से 2:45। राइट। अब हम इसी पे जो है वो चलते हैं कि कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन हमने कर लिया, तो इसी पे हम देखते हैं डाक्सिस पे। डाक्सिस देखें कि वो आपके किस पेज पे है। हाँ, इससे आपका ये था पेज नंबर 61 था। ओके, उसके बाद आ जाए पेज नंबर 63 पे। डाक्सिस है। अब बेसिकली डाक्सिस का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये वो वर्ड्स होते हैं, ये वोकैबुलरी है। इनफैक्ट ये वो वर्ड्स हैं, ये वो आपकी जब वो वोकैबुलरी है, लेक्सिकल आइटम्स हैं, विच आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उनको हम डाक्सिस कहते हैं। वो डायक्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। जो इनको हम जैसे इंडेक्सेस, कुछ आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स के ऊपर जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे एक आपका जो वो इंडेक्स बना होता है, हाथ का निशान बना होता है, जो कि एक और उंगली का इशारा करता है, उसको इंडेक्स कहते हैं ना, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, चूंकि वो किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि इस साइड पे है। ऐसे ही इंग्लिश में हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ रिफर करते हैं, तो हम उसको डायक्टिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम डाइक्सिस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं दिस बुक, अब आप कहते हैं दिस बुक, अब दिस बुक से क्या मुराद है, जिस पर्टिकुलर बुक की तरफ आप इशारा करते हैं उसके लिए आपने वर्ड दिस यूज किया, तो दिस आपका डायक्टिक एक्सप्रेशन है, ये डाइक्सिस है। दूर की चीज के लिए आप दैट जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो डाइक्सिस है। आप कहते हैं इट इज हिज बुक, अब हिज से मुराद क्या है, हिज से कह के आप किसी पर्सन की तरफ रिफर करते हैं ना, तो ठीक है, ये आपका डायक्टिक एक्सप्रेशन है। एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म, डाइक्सिस आपका क्या है, एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म दैट वी यूज टू अकम्प्लिश द टास्क ऑफ पॉइंटिंग आउट, कोई भी ऐसी लिंग्विस्टिक फॉर्म, कोई भी ऐसा जो है वो आपका लिंग्विस्टिक आइटम, ऐसी वोकैबुलरी जिसकी मदद से आप किसी चीज़ की तरफ, आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ को आप की तरफ इशारा करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायक्टिक एक्सप्रेशन, उसको कहते हैं। वैसे डाइक्सिस एक्सप्रेशन नहीं होता, डाइक्सिस लैज़र से सिर्फ है, इसके लिए हम डायक्टिक एक्सप्रेशन लगाते हैं। ओके, व्हेन यू नोटिस a strange object and ask what is that, you are using a डायक्टिक एक्सप्रेशन। कोई भी चीज है, आप कहते हैं व्हाट इज दैट, प्लीज शो मी दैट, मुझे वो दिखाएं। जब आप दुकान पे जाते हैं आप कहते हैं नहीं ये नहीं, नॉट दिस वन, दैट वन, ओके। अब आप ये कहते हैं दैट वन, दिस वन, ये सारे आपके डायक्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं। और आप इनको क्यों यूज करते हैं, टू इंडिकेट समथिंग इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, आपके जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है वहां पे आप इसको जो है वो यूज करते हैं। डाइक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्सिकल एक्सप्रेशन, अनदर टर्म जो कि आप डाइक्सिस के लिए यूज करते हैं वो है इंडेक्सिकल एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको बता दिया इंडेक्स क्या होता है, कि जो किसी चीज की तरफ रिफर करता है, जैसे हाथ का निशाना या कोई चीज है, तो चूंकि ये वर्ड्स भी दिस दैट वगैरह वगैरह जो है वो हिज, हिम, हर्स, माइन, ये सारे जो है वो रिफर करते हैं उसकी तरफ, इस वजह से इनको भी हम इंडेक्सिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। द फंक्शन ऑफ इंडेक्सिकल एक्सप्रेशन इज टू टेल अस वेयर टू लुक फॉर अ रेफरेंस, तो ये हमें क्या बताते हैं कि हमारा जो है वो हमने रेफरेंस किसकी तरफ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हिज बुक, हम कहते हैं हिज है, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो है वो मेल की तरफ जो है वो ये है। दिस रेफरेंस इज मोस्टली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन की तरफ भी हो सकता है, प्लेस की तरफ भी हो सकता है, टाइम की तरफ भी हो सकता है। अब यहाँ पे तीन बातें हैं, पर्सन, प्लेस, टाइम। अब इसी तरह से हमारी जो डायक्टिक एक्सप्रेशन है ना, वो तीन तरह की है, तीन तरह की है। रिलेटेड टू पर्सन, जिसके हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह से रिलेटेड टू प्लेस, हम कहते हैं हियर, देयर, यहाँ, वहाँ, ठीक है, ये हमारा जो है वो प्लेस रिलेटेड है। इसी तरह से टाइम से रिलेटेड है, टेम्परल हमारी जो है वो वोकैबुलरी होती है, टाइम से रिलेटेड, नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो,
लास्ट, ईयर, ये सारे हमारे टाइम से रिलेटेड होते हैं। तो दिस रेफरेंस इज मोस्टली रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन। जो हम डायक्टिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये जो हम पर्टिकुलर वोकैबुलरी यूज करते हैं, ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है, ये किसी प्लेस के लिए भी हो सकती है, और पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए भी हो सकती है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Deixis is also known as the indexicality of language। इसको indexicality of language भी कहा जाता है। क्यों? As it operates as indexes of specific meaning in a context। These are the common words। दूसरे लफ्ज़ में यूँ कह लें कि जो हमारे डाइक्सिस है या जो डायक्टिक एक्सप्रेशंस हैं, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, दैट can't be interpreted at all if we don't know the context। अब ये चीज, this is also important to remember, this is also important to keep this in mind कि आपकी जो डायटिक एक्सप्रेशन है, आपकी जो डाइक्सिस है, ये वो वर्ड्स हैं, हर लैंग्वेज में ये कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन इनको बगैर कॉन्टेक्स्ट के अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। बगैर कॉन्टेक्स्ट के अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। ऊपर भी हमने पढ़ा था इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जो है वो शूज की बात कर रही हैं, शर्ट की बात कर रही हैं, ड्रेस की बात कर रही हैं, तो आप दुकानदार की दुकान पे खड़े होंगे तो आप कहेंगे ना कि प्लीज शो मी दिस, जो है वो दिस शर्ट, दिस वन, दैट वन। अगर आप उसकी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ही वहां पे नहीं है, आप वहां पे मौजूद ही नहीं है, तो हाउ कैन यू जो है वो से दैट वेरी जो है वो पर्सन कि जो है वो शो मी दिस और दैट। तो इसलिए इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का होना जो है वो जरूरी है। अब देखिए, आप जो है वो है, मैं बात कर रहा हूँ, करम से बात कर रहा हूँ, और मैं जो है वो करम से कहता हूँ कि मैं जो है वो उससे मिलने गया था, लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं था। अब मैं ऐसे जो है वो कर्म से कोई मतलब है ही नहीं, पता ही नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और मैं उसे कह दूं कि मुझसे मिलने गया था लेकिन वो ऑफिस में नहीं था, तो क्या वो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं। हमें कॉन्टेक्स्ट का पता होगा तो जो है वो ये है, कर्म को पता हो कि मैं जो है वो किसी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जो है वो गया था। फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो प्रिंसिपल साहब से मिलने ऑफिस में जो है वो गया था, कर्म को पता है, और फिर मैं आके कहता हूँ कि आई जो है वो वेंट टू सी हिम बट ही वाज नॉट इन हिज जो है वो ऑफिस, so he will understand what I am talking about. But if he doesn't know about my arrival at the campus, he doesn't know that I wanted to see the campus principal and I went to principal office, तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखेगा कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है कि आई वेंट टू हिज ऑफिस। अब हिज से क्या मुराद है, पता नहीं किसका ऑफिस, बट ही वाज नॉट इन हिज ऑफिस, बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं था। कहाँ नहीं था? तो अब इन तमाम चीजों का जो है वो समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट का होना जो है वो जरूरी है। मजीद फर्दर अभी जब हम एग्जांपल देंगे तो उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि ये वो हैं जिनको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, जिसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता इफ वी डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को जाने बगैर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, खास तौर पे स्पेशली द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्पेशली फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को जाने बगैर आप उसको जो है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो है वो स्पेशल डेक्सेस, स्पेशल प्लेस को भी कहते हैं। जो ऊपर हमने प्लेस की बात की ना, तो ये स्पेस होती है, स्पेशल मतलब उससे रिलेटेड। हियर, देयर, दिस, दैट, ये वो वोकैबुलरी है जो कि स्पेशल डेक्सेस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। टेम्परल, टेम्परल टाइम के लिए होता है, तो टाइम से रिलेटेड आप जो है वो वोकैबुलरी और भी बहुत सारा डिटेल में आगे है। नाउ, देन, यस्टरडे, लास्ट, कोई भी आप लगा सकते हैं। पर्सनल डेक्सेस है, आपको पता है कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसी के लिहाज से वोकैबुलरी है। फर्स्ट पर्सन है आई, वी है, माइन है, सेकंड पर्सन है यू, योर, योर्स है, थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, इट, दे, देम वगैरह है। ये सारी है वो आपकी। तो पर्सनल डाइक्सिस जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है, और उसी तरह से स्पेशल डाइक्सिस जो कि प्लेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। टेम्परल डाइक्सिस जो कि टाइम के लिए इस्तेमाल होती है। Some modifiers with deictic reference are used alongside referring expressions such as demonstrative pronouns। Demonstrative pronoun क्या होता है? This demonstrative pronoun है, that demonstrative pronoun है, these demonstrative pronoun है, those demonstrative pronoun है। ठीक है, हम कहते हैं this dog, ठीक है, हम कहते हैं कि that dog, this woman, that woman, these tables, those tables, ये हमारा demonstrative pronoun है।
तो सम टाइम ये मॉडिफायर्स हैं क्योंकि मॉडिफाई करते हैं, तो सम टाइम हम जब वो मॉडिफायर्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन में उनके साथ, ताकि जब वो मीनिंग और ज्यादा जब वो क्लियर हो जाए। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक अभी हमने किया है, तो इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. if you have any question regarding the discussion that we have made right now. कोई क्वेश्चन है? No, sir. No, sir. As always. Okay, as always, right. Okay, I think that's all for today. तो कल हम जो है वो इसी को यहीं पे डेक्सिस को जो है वो करेंगे। इसी की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग जो है वो मतलब पढ़ के आ जाएं तो तब भी जो है वो ठीक है। ये अभी जो हमने किया ना, ये उसी की आगे देखेंगे आप, थोड़ी सी जो है ना वो एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पेशल टैक्सेस है उसकी कुछ एग्जांपल हैं, सोशल टैक्सेस है, पर्सनल टैक्सेस है उसकी कुछ जस्ट जो है वो एग्जांपल हैं, वो आप थोड़ी सी जो है वो कर सकते हैं। आगे जो डिस्कोर्स टैक्सेस है ना वो हमारा मतलब उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। जस्ट सिर्फ ये जो है यही है, आगे जो टैक्सेस 2 है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर आउटलाइन, वो उसमें शामिल नहीं है, वो हमने नहीं करना। Okay, sir. और इसके साथ हम कल आज है वो सेमेंटिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके साथ कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर हमने कर लिया और टैक्सेस हम कर रहे हैं, और कल फिर हम फर्दर से उसको देखेंगे जो कुछ है, जैसे स्पीच एक्ट जो वो थ्योरी है, इसमें आप लोग अपने साथ वो भी लेके जो आप लोगों के पास पहले 2 चैप्टर्स मौजूद हैं जॉर्ज यूल की बुक में से, ठीक है, वो भी आपके पास जो है वो होने चाहिए। Okay, sir. Okay, then see you tomorrow inshallah. Till then, Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. सर जी जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अब बकार, अब तुम्हारी आवाज कहाँ से आ गई है? सर जी सेल फोन रीस्टार्ट किया। मुझे तो लगता है कि तुम्हें पूरे का पूरा वकार को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। सर जी मैं हमेशा क्लास में ही होता हूँ सर। अच्छा, कभी जो है वो आपने अपनी क्या कहते हैं उसको मधुर आवाज भी जो है वो सुनाने की जहमत नहीं की? कभी बोलते नहीं है कोई उसी? हाँ जी। सर कोई मौका ही नहीं देता बोलने का सर। नहीं, क्यों नहीं मौका देता? मैं तो कहता हूँ, तो आपको कौन नहीं मौका देता? बोला करें, हमें तसल्ली होती है। सर जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सर। सही है। अब वो आपकी जीआर थी तो वो भी लीव कर गई जो है वो करके। तो सीआर का होना मतलब क्लास में मतलब टीचर्स के लिए भी एक हौसले की बात है कि चलो बाकी स्टूडेंट कम है, सीआर जीआर तो मौजूद है ना। यस सर। सर जी मैं हमेशा क्लास में ही होता हूँ सर। ठीक हो गया। सर आप परेशान ना हुआ करें। ये भी बात सही है। ठीक हो गया। ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज, हाँ, हैव अ ओके, नाइस डे। अल्लाह हाफिज।